तो ऐसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं, और जब बच्चा पिछड़ता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा सारा मेहनत, सारा प्रयास हमारा फेल हो जाता है, और हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जाके ड्रॉप आउट हो जाता है या जीवन की रेस में पिछड़ जाता है। तो ऐसे में एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी उनकी प्रारंभिक साक्षरता को निपटा दें? हम सरकार नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं, समाज के हम लोग सामान्य लोग हैं, लेकिन हमारा बच्चा अगर प्रारंभिक साक्षरता समय पर नहीं ले पाया तो कल कहीं ना कहीं वो पिछड़ता चला जाएगा। तो उसे हमें जल्दी पूरा करना है। जल्दी पूरा करने में हम अकेले नहीं कर सकते, बच्चे के सहयोग के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। तो बच्चा जब तक खुद सीखने की प्रक्रिया में जोर नहीं लगाएगा, जब तक उसको उसमें रुचि नहीं आएगी, तब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो इसी विषय पर आज बहुत गंभीर विषय हमें मार्गदर्शन देंगे हमारे आदरणीय सुनील मिश्रा सर। विनोद सर सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। विनोद सर से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सुनील सर का स्वागत कर दें और बाकी साथियों का भी अभिनंदन कर दें। विनोद सर। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो मीटिंग थोड़ा सा मेरे फोन प्रॉब्लम नहीं जुड़ पा, उसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। खासकर सर देवाशीष सर, बड़ी प्रसन्नता का विषय है सर कि सर उसको सुनने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ। साथी अभी तक जुड़े हैं उन सभी का अभिनंदन करते दिल से स्वागत और वंदन अभिनंदन है। चलिए, ये बड़े खुशी और उत्साह का समय है हमारा, जिसपे आज सुनील सर अपना बहुमूल्य समय लेकर के आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो शब्द तो सुनील सर के लिए हमारे पास कम है, शब्द भंडार की कमी है, इतने गुणी और प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि सर का हार्दिक वंदन अभिनंदन है, और आज का दिन हमारा सर के लिए ही समर्पित है। तो आदरणीय सर का स्वागत है और नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो एक आध दो मिनट देखेंगे कि शुरू करेंगे सर? सर अब शुरू कर सकते हैं सर। हम लोग कुल 10 लोग हैं आपको लेकर, तो हमारे साथ 7 ज्ञानदूत हैं, और बहुत होगा तो हमारी संख्या 10-12 तक ही जाती है सर, मतलब ज्ञानदूतों की संख्या। तो कुल हम 14-15 जाएंगे, अगर लोग जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा हम चाहेंगे कि आप मार्गदर्शन शुरू करें। हम सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सर, तो ताकि बाकी लोग उसको आगे भी समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देवाशीष जी का, विनोद जी का और सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सादर साधुवाद देता हूँ कि आप सबने मुझको आमंत्रित किया। और क्योंकि आज काफी व्यस्तता था, लेकिन क्योंकि विनोद जी को मैं पहले ही बोल चुका था कि आज अपन बात करेंगे, इसलिए मैं आज का समय निकालने का प्रयास भी किया हूँ। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, और नई राष्ट्रीय अब जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है उसके स्टेज को लेकर। पहले 5+3+4 ऐसा कुछ था, अब उसको 6+ कर दिया है। 6+ का मतलब है कि प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं और प्राइमरी का क्लास 1, 2 और 3। अभी जुलाई में एक नया संशोधन आया है, और उस संशोधन के आधार पर ऐसा भारत सरकार ने कर दिया है। उसी के आधार पर भारत सरकार FLN फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान का एक 399 पेज का एक गाइडलाइन भी जारी किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई तो उसमें उनका कहना है कि अनुमानित लगभग
5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा में हैं पर जिनको वर्ण तक का ज्ञान नहीं है। इतना चिंता का विषय है। तो चूंकि मैंने एक पीपीटी बना के मैं भेजने का प्रयास भी किया था देवाशीष जी को, और उन्होंने मुझको रिप्लाई किया कि वास्तव में हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इस बात की जरूरत है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और शिक्षा का क्या महत्व है। तो मैं पहले 2-3 मिनट आपसे थोड़ा सा निवेदन ये कर रहा हूँ कि देखें, यदि मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि पहले गरीबी दूर होनी चाहिए कि पहले अशिक्षा दूर होनी चाहिए। यदि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, शिक्षा को दूर करना पड़ेगा। मैं उसके बहुत सारे कारण मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जनशाला प्रोजेक्ट में जब काम करता था, ये घटना आपको सुना रहा हूँ, मैं लगभग 99 के आसपास की घटना है। तो एक बैंक का मैनेजर, जो बैंक मैनेजर थे बालोद जिले में, उनके यहाँ, हेलो किसी की आवाज आ रही है, उनके यहाँ एक नौकर उन्हें रखा बालोद जिले में, और जब उनने कर रख लिया तो पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा। तो उनने क्या कहा कि तो तुमको हर महीने जो पैसा मिलता है उसको मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। और उन्होंने अंगूठा लगवाया, और अंगूठा लगवा के उस गरीब के नाम से, बेचारे के नाम से 5 भैंस बैंक से उन्होंने कर्ज ले लिया, और भैंस का खूब दूध खाए, ट्रांसफर होके गए, और उसके बाद भैंस भी ले गए, और वो बंदा तो वहीं बालोद में रह गया। 3-4 साल बाद बैंक के ऑफिसर आए और बोले कि अब तो हम तुम्हारे घर की कुर्की करेंगे। बोले मैं तो कोई कर्ज ही नहीं लिया हूँ। बोले ये है तुम्हारा दस्तखत है और ये है। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान। अशिक्षित व्यक्ति का हमेशा शोषण होता है, और यदि आप शिक्षा के माध्यम से जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि सिर्फ स्कूल जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। और शिक्षा का अर्थ कुछ पढ़ लेना नहीं, उसको जागरूक करना, उसके अंदर चेतना भरना, चेतना से परिपूर्ण नागरिक तैयार करना। और नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो यही कहती है कि हमारे जितने बच्चे हैं वो बच्चे 100%, मैं फिर से 100% की बात कर रहा हूँ, पढ़ना लिखना आना ही चाहिए। और यदि बच्चों को जब पढ़ना लिखना आएगा तभी हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। तो देवाशीष जी, आप मुझको ये बताइए कि मैं क्या आज किस विषय पर बात करूं, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर तो मैं और बहुत सारी बात किया हूं, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो फिर से कुछ दूसरी चीज उस पर बात कर सकता हूं। तो एक बार बताइए क्या चाहते हैं आप, फिर मैं वैसा ही बात करूंगा। सर मैं ये सिर्फ मतलब विशेषकर फोकस करना चाहता हूं कि बच्चे आखिर प्रारंभिक साक्षरता में, प्रारंभिक जो साक्षरता और जो गणना है उसमें पिछड़ क्यों जाते हैं। तो उसमें शिक्षक का रोल कहाँ पे आता है। जो हमारे ज्ञानदूत है वो कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो उनसे क्या गलतियां ना हो, क्या या फिर क्या वो बेहतर करें जिससे कि बच्चा समय पर समय की चीज सीखता चला जाए और उसका कोई गैप न रह जाए। क्योंकि जहां गैप हुआ फिर उसको भरना, समय की धारा बहती चली जाती है और हमारा बच्चा, वो किसी का भी बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, हमारे साथी का बच्चा हो, हमारे गांव का बच्चा हो, वो पिछड़ जाता है और जीवन भर कठिनाइयों के कुचक्र में रहता है और गरीबी का दंश भी झेलता है। तो इस कार्यक्रम में, इस कड़ी में मान लीजिए एक सामान्य बच्चा जो कहीं ना कहीं से मान लीजिए उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो भी हमें मिलता है, तो उससे कैसे हम समय के अंदर ये प्रारंभिक साक्षरता का कार्यक्रम पूरा करें। क्योंकि जब तक बच्चा अंक नहीं जानेगा, जब तक बच्चा अक्षर नहीं जानेगा, तब तक वो क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। तो इस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा करें, उसके लिए हमको सर आप दिशा निर्देश दें सर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया।
तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि एक्चुअल में शिक्षकों से एक बड़ी गलती क्या होती है, वो पहला मैं आपसे आग्रह कर दूं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो वर्णों को रटाना शुरू करते हैं, और वर्ण को जब रटाते हैं, सीधे आप किसी स्कूल पे चले जाइए, और यदि जुलाई का महीना है तो वो श्याम पट पर वर्ण लिख देते हैं, वर्ण को। ये बहुत गलत परंपरा। भाषा यहाँ से हम नहीं सीख सकते। तो भाषा, ये मेरा कुछ हो, भाषा जो सीखने का तरीका है वो तरीका बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है सर। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा वो जूम का ऐप ही कहीं गायब हो गया, कहाँ चला गया। आवाज बराबर आ रही है सर। एक बार वापस वो होम पेज पे जाके जूम ऐप क्लिक करेंगे सर। हाँ आ गए सर, आ गए। आप क्या? ठीक है। तो मेरे मोबाइल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो दिक्कत है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रारंभिक भाषा को लेकर थोड़ी जागरूकता के विषय में अपन बात करेंगे कि किस तरह से हम शिक्षण करें और हमारा तरीका क्या हो। तो पहले आप सबको मैं समझा दूं कि सीखने के माध्यम के रूप में हम भाषा का उपयोग कब कब करते हैं। आप बता सकते हैं कि सीखने के माध्यम के रूप में हम भाषा का उपयोग कब कब करते हैं? यदि बता सकते हैं तो थोड़ी जरूर खुशी भी होगी, और नहीं तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जब हम सोच रहे होते हैं तब भाषा का उपयोग करते हैं, और हर बच्चा सोचता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लिख रहे होते हैं तब भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन बच्चे तो लिख नहीं पाते, लेकिन सोचते जरूर हैं। तीसरा, जब हम बोल रहे होते हैं तब भाषा का उपयोग करते हैं, और जब हम सुन रहे होते हैं तब भी भाषा का उपयोग करते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी भाषा का उपयोग करते हैं। ये 5 चीजें हैं, 5 जगह है जब हम भाषा का उपयोग करते हैं। अब चूंकि आपने कहा है कि सीखने को कैसे सिखाया जाए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सीखने को सिखाने के चार तरीके हैं। उन 4 तरीकों पर पहला तरीका है बच्चों को सीखने का अनुभव देना, स्वयं सीखने का अनुभव देना। तो आप वो अनुभव, अब चूंकि ये 5 बात मैं कह रहा हूं, तो इसमें आप बताइए कहाँ पर आप अनुभव दे सकते हैं और कैसे अनुभव दे सकते हैं। नंबर 2, कुछ करके सीखना, यानी मौखिक और बहुत सारी चीजों के बजाय कुछ ऐसा उपक्रम करें कि बच्चों को करने का आनंद मिले। हाँ, हम सब बोलते हैं ना कि सुना मैं भूल गया, देखा कुछ याद रहा, किया सब कुछ सीख गया। तो करने का अवसर दें। तीसरा आग्रह, पहला अनुभव, दूसरा कुछ करके सीखना, तीसरा कक्षा में प्रतियोगी वातावरण का निर्माण करना। प्रतियोगी वातावरण का निर्माण बहुत जरूरी है। यदि आप प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण कक्षा के भीतर नहीं करेंगे तो बच्चों का मस्तिष्क प्रवाह में नहीं आएगा। लेकिन प्रतिस्पर्धा का वातावरण आप ऐसा निर्मित करिए कि बच्चों में जलन की भावना पैदा मत हो, खुद से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का विकास हो। तो वो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण करना। और चौथा, बच्चों को हमेशा ही चुनौतीपूर्ण कार्य अच्छे लगते हैं। चुनौती, उनको चैलेंज जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए 4 चीजों को पहले आपके सामने रख रहा हूं कि मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा भी कि आप मुझको बता सकते हैं कि इसमें आप कहां पर इन 4 चीजों को फिट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा बता पाएंगे तो निश्चित रूप से आज का सेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये 4 जगह है अनुभव, बच्चों को सीखने का अनुभव देना, करके सीखना, और तीसरा है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना, और चौथा है चुनौतीपूर्ण कार्य और चुनौतीपूर्ण अभ्यास देना। या तो चुनौतीपूर्ण आप कार्य दें या चुनौतीपूर्ण अभ्यास दें। ये चारों चीजें बच्चों के मस्तिष्क को प्रवाह में ला देती है।
प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करिए कि जब आपके घर शादी हो रहा होता है तो 3 से 4 दिनों में आप, मुझको लगता है कि 15, 25, 30 दिन का काम 3-4 दिनों में पूरा कर लेते हैं एकदम। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है और मस्तिष्क हमेशा प्रवाह में रहता है, सोचते रहता है ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। तो एक अच्छा शिक्षक, देखिए मैं एक छोटा सा कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं। एक साधारण शिक्षक पढ़ाता है और एक अच्छा शिक्षक प्रदर्शन करता है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है वो प्रेरित करता है। तो सीखने में प्रेरणा की ही जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, प्रेरणा की जरूरत है। मैं आपसे यदि मैं सवाल करूं कि आपको क्रिकेट किसने सिखाया, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है। यदि आप लूडो सीखते हैं, लूडो खेलना जानते हैं, किसने सिखाया, तो उसके लिए कोई क्लास नहीं लगा। आप शतरंज यदि खेलना जान रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई टीचर क्लास नहीं लिया, लेकिन आप सब जान रहे हैं। खाना बनाने की यदि बात करें तो आप सब जान रहे हैं, किसी क्लास टीचर ने ऐसा, लेकिन आप देख लें खाना बनाने में, शतरंज खेलने में, क्रिकेट खेलने में क्या क्या चीज हुआ है। तो ये चारों चीजें हुई हैं। एक तो सीखने का अनुभव मिला है, बहुत सारी चुनौतियां मिली हैं, चुनौतीपूर्ण अभ्यास मिले हैं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, करके सीखने का अवसर मिला। तो जब आप ऐसा करते हैं तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको क्रिकेट नहीं आता होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको साइकिल चलाना नहीं आता होगा, लेकिन पढ़ने में ऐसी दिक्कत क्यों है? तो आपको मैं बता दूं कि हमको अपना जो परंपरागत तरीका है उसको छोड़ना पड़ेगा। और वो परंपरागत तरीका क्या है? बोर्ड पर वर्णों को लिखकर, डंडी लगकर, रखकर रटाने की जो प्रक्रिया है उसको दूर करना पड़ेगा। तो भाषा सीखने के लिए बहुत सारे चरण हैं। एक तो मौखिक भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मौखिक भाषा का पर्याप्त अभ्यास कराने के बाद पढ़ना सीखने पर आए। तो मैं आपको बता दूं कि हम मौखिक भाषा जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो सिर्फ इतने ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो मौखिक भाषा में सोचना होता है, विचारों को व्यवस्थित रखना होता है, तर्क करना होता है, विश्लेषण होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, समस्याओं को हल करना होता है, नई अवधारणाओं का निर्माण होता है और मौजूदा ज्ञान से संबंध जोड़ना होता है, कल्पना करना होता है और नई जानकारी हासिल करना होता है। ये 4 चीजें जब हम कर रहे होते हैं, इन चीजों को जब हम कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में पढ़ना लिखना सीखने की नींव रख रहे होते हैं। हमारे शिक्षक इस पर काम ही नहीं करते। कभी मौखिक भाषा पर किसी भी कक्षा में आप जाके देख लें, उस पर किसी भी तरह का किताबों में चित्र दिया है। मेरा ये कहना है कि जब बच्चा क्लासरूम में पहली बार आए तो आप सीधा उसको पढ़ाई से मत जोड़ें, लिखाई से मत जोड़ें, उसके किताबों के चित्रों से पर बातचीत करना शुरू करें। जब आप बातचीत करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि उन्हीं चित्रों से बच्चा तर्क कर लेगा, उन्हीं चित्रों से कुछ सोच लेगा, उन्हीं चित्रों से व्यवस्थित कर लेगा, कुछ निष्कर्ष निकाल लेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जब बच्चा कर रहा होता है तो उसको पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है, सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। पढ़ना सीखने के तरीकों को हमारे लिए लगता है कि हम ऐसा उंगली रख के पढ़ रहे हैं तो हमको इधर से इधर जा रहे हैं, उसके बाद नीचे आ रहे हैं। हम कभी सोचते हैं क्या कि हम एक लाइन पढ़े तो ऊपर से नीचे क्यों जाते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाते? लेकिन बच्चे के लिए ये सारी चीजें एकदम नई चीज है। हमारे लिए तो बहुत पुरानी हो सकती है, हमारे लिए कोई नवीनता की बात नहीं है, पर जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो पढ़ना सीख रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा एक निवेदन है, यदि आप भाषा सिखाना चाहते हैं तो सीखने में जो भाषा की भूमिका है उसमें बच्चों को सोचने का अवसर दें, तर्क करने का अवसर दें, विश्लेषण करने का अवसर दें, समस्याओं को हल करने का अवसर दें,
विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर दें, ये पर्याप्त अवसर दें। और यदि इस तरह के आप अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे के भाषा सीखने के प्रति रुचि जो है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी हम भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चों को भय और चिंता से मुक्त वातावरण में भाषा सिखाने की शुरुआत होनी चाहिए। भय और चिंता मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सबके सामने भी कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, यदि मैं आपको एक बहुत मोटी किताब दे दूं और उसको कहूं कि इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ना है, तो उसकी मोटापा देखकर ही आप एकदम बोझिल हो जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटने की बात करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, बच्चों को बहुत सारे वर्ण मत सिखाइए, एक साथ टुकड़ों में ही सिखाइए। बच्चे को बोझ मत लगना चाहिए, सहज होना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि सार्थक मौके देना चाहिए भाषा सीखने के। सार्थक मौके का मतलब क्या है? तो सार्थक मौके का मतलब ये है कि हम जो घर में करता है बच्चा, जो अपने आसपास करता है, जिससे बच्चा कुछ अर्थ निकाल सकता है, ऐसे विविध अनुभव बच्चों को भाषा सीखने में कुछ मदद करते हैं। सीधे किताब पर जब आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा सार्थक मौका क्या हो सकता है कि बच्चा बोला कि मैं तो आज तालाब गया, तो आप उसी को लिख दो चौपट पर, तालाब गया, क्योंकि वो तालाब गया। उसके साथी हो सकते हैं जो कक्षा में है, जिसका नाम जानता है, वो उसकी सार्थकता है। तो ऐसे सार्थक मौके देने की जरूरत है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के पूर्व अनुभव और ज्ञान को हमेशा कक्षा में और भाषा सीखने में कैसे उपयोग आप कर सकते हैं, उसको जरूर सोचना चाहिए। यदि आप बच्चों के पूर्व ज्ञान को और पूर्व अनुभव को आप उपेक्षित करेंगे तो बच्चा कभी भाषा नहीं सीख पाएगा। यही कारण है कि 5 करोड़ बच्चे आज हमारे प्रारंभिक साक्षरता से वंचित हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नई भाषा है उसको सीखने में पूर्व सीखी गई भाषा का भी बहुत योगदान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो देखें, यदि इसमें जसपुर के साथ ही जुड़े होंगे तो मैं आपको बता दूं, जसपुर में सादरी चलता है, शायद यदि मैं सही होऊंगा तो जो सादरी की बोली है वो हिंदी से बिल्कुल अलग है। और क्लास 1 में आप हिंदी में लेके आते हैं, लेकिन बच्चा जन्म से लेके 5 साल तक तो वो क्या बोलते हैं, सादरी में ही उसने बात किया है, सादरी में ही उसने कल्पना किया है, सादरी में ही उसने विचार किया है, और एकाएक आप उसको हिंदी पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मेरा एक आग्रह है कि हमेशा यदि हमको कक्षा 1 पढ़ाने के लिए, कक्षा 1, 2, 3 पढ़ाने के लिए लोकल शिक्षक ही होंगे, स्थिति में हो नहीं पा रहा है। परिस्थिति में बहुत चुनौती भरा कार्य है। तो मेरा एक आग्रह है कि हमको जो बच्चा पूर्व में अपने घर से जो भाषा सीख के आया है, उसी भाषा के माध्यम से धीरे धीरे हमको जो मानक भाषा है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है बच्चों के नहीं सीख पाने का। तीसरी बात, हमेशा मौखिक भाषा में चिंतन प्रक्रिया पहले विकसित होती है, जो पठन लेखन के विकास का आधार बनती है। तो आपको बच्चों को चिंतन का अवसर देना है, बहुत बहुत जरूरी है चिंतन का अवसर देना। मैं आज एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूँ। मेरा 5 साल का पोता है, तो अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर आई और उसके लिए उसने एक
बड़ा सा क्या बोलते हैं, अरे वो जिसको मिट्टी खोदते हैं, क्रेन, देखिए उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा, जेसीबी सर, वो जेसीबी। खिलौना लाके उन्हें दे दिया। जेसीबी, जेसीबी का खिलौना लाके दे दिया। तो अब चूंकि उसको मैं उस भाषा की तरफ लेके जा रहा हूँ, मौखिक भाषा की तरफ, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसको 1-2 दिन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कहानी सुनाता रहता हूँ। तो मैं बोला तुम भी कहानी सुना सकते हो क्या? तो कल एक बड़ी रोचक घटना हुई। उसने कहा कि मेरी एक बुआ है, मेरी बुआ एक दिन मेरे घर आई। देखिए वो किस तरह से मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक दिन मेरे घर आई, मुझको बाजार लेके गई और मेरे लिए बड़ा सा जेसीबी खरीद के लाई। मैं उस जेसीबी से मिट्टी खोदता हूँ और घर बनाता हूँ। 6 लाइन उसने बोला। आप कल्पना करिए कि मौखिक भाषा किस तरह से चिंतन प्रक्रिया विकसित करती है। यदि अब इसको हम यदि अवॉइड करिए तो निश्चित रूप से बच्चों के भाषा सीखने में दिक्कत आएगी। तो आपको मैं वो 4 चीज आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को अनुभव देना है, बच्चों को खुद करके सीखने के लिए प्रेरित करना है, और तीसरा बच्चों को चुनौतीपूर्ण अभ्यास देना है, और चौथा बच्चों को हमेशा प्रतियोगी वातावरण का, स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण का निर्माण करना है। यदि आप प्रतियोगी वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी कक्षाओं के भीतर। तो इसलिए पहला मेरा आग्रह यही है कि आप इस तरह का प्रयास करें कि बच्चे तेजी के साथ इन चीजों को सीख सकें। आपसे मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूं कि आपके दृष्टिकोण से साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता के कितने आयाम हो सकते हैं आपके दृष्टिकोण से? कोई बोलेगा तो जरूर बोलिए, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। पढ़ना लिखना जी, पढ़ना लिखना और गणित करना, ये मेरे समझ से बहुत है। बढ़िया। और बहुत, हाँ ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही विनोद है? जी, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो, बिल्कुल सर। विनोद सर की आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, सुनील सर की आवाज आ रही है। तो विनोद सर ने कहा साक्षरता का तात्पर्य पढ़ना लिखना। तो साक्षरता बिल्कुल पढ़ना लिखना तो है ही, लेकिन उस पढ़ने लिखने को अपने अनुभव से जोड़ पाना मुझे लगता है साक्षरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो पढ़ना लिखना एक आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, कि एकांगी रूप से नहीं चलना चाहिए। वो पढ़ना लिखना जीवन में समावेशित होना चाहिए, जीवन के पहलुओं से जुड़ना चाहिए, तो साक्षरता अर्थपूर्ण हो जाती है सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद देवाशीष जी जी। सर, बस यही है सर। जी इसको अपन क्रियात्मक साक्षरता बोल सकते हैं सर, जो दैनिक जीवन में उपयोग में आए। ये जो अपना भाषा है, गणित है, इसको हम अपना दैनिक क्रियात्मकता में इसको ला सके, ये एक साक्षरता है सर मेरे समझ से। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में यदि बहुत गौर से देखें तो साक्षरता के 5 आयाम हैं। वो 5 आयाम क्या क्या हैं तो मैं आप सबके सामने बता दूं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना। मैं सोचना शब्द को इसलिए लाया हूं, वो 5 व्यायाम है कि जब तक इन 5 व्यायाम पर आप काम नहीं करेंगे, सोचने को लेकर आप काम नहीं करेंगे, तो सुनने बोलने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, पढ़ने लिखने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो सोचना साक्षरता के 5 आयाम, और वो 5 आयाम की जरूरत क्यों है? तो इसलिए जरूरत है कि जब तक आप सुनने से शुरुआत नहीं करेंगे, बोलने, हालांकि ये 5 चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, हम उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। अलग अलग करके यदि देखें तो बहुत सारी दिक्कत है। तो मेरा एक बहुत आग्रह है कि इन 5 आयामों पर
शिक्षक को काम करने की जरूरत है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना। हमने सोचना शब्द इसलिए किया कि आप उससे तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं जब आप सोचते हैं तो। और बच्चों के यदि इस तरह के आप अवसर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप मौखिक भाषा का जब विकास करते हैं तब क्या क्या होता है, तब क्या क्या बच्चे करते हैं, और उस जो बच्चे करते हैं उससे एक सीखने की नींव कैसे रखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मौखिक भाषा का जब भी आप विकास करते हैं तो आप सुनते हुए प्रतिक्रिया देने की आदत बच्चों में विकसित करते हैं, सोचने के लिए बातचीत का प्रयोग करने की आदत बच्चों में विकसित करते हैं, समृद्ध शब्दावली का निर्माण करते हैं। मैं फिर से निवेदन कर दूं, समृद्ध शब्दावली बच्चे के पास होना बहुत जरूरी है भाषा सीखने के लिए। जितना अधिक उसके पास शब्द भंडार होगा उतना ही, मौखिक शब्द भंडार की बात कर रहा हूं, लिखित शब्द भंडार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। यदि मौखिक शब्द भंडार उसका जितना अधिक अच्छा होगा उतना ही तेजी के साथ बच्चा पढ़ना सीखेगा। और हम इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते, और इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं होती। तो मेरा एक पहला आग्रह है कि अपनी कक्षा में मौखिक भाषा के उपयोग का खूब प्रयोग करें। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे उतना ही मुझको लगता है कि बेहतर तरीके से क्या बोलते हैं अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। दूसरा, प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता। बच्चों के अंदर प्रिंट की चेतना लाना और ध्वनि के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसका कोई अर्थ बता सकता है कि प्रिंट चेतना का क्या अर्थ है, ध्वनि जागरूकता का क्या अर्थ है? सर प्रिंट चेतना बोला आपने, प्रिंट हाँ, प्रिंट चेतना। प्रिंट चेतना का मतलब यह है सर। हाँ बोलिए। प्रिंट चेतना का मेरे हिसाब से यह है सर कि जो सब वाक्य शब्द कहें या सारा कहें जो लिखा हुआ है, उस लिखे हुए शब्द को पढ़ करके वो अपना कुछ समझ विकसित कर सके, यह प्रिंट चेतना है। और सुन करके कुछ समझ विकसित करके उसके बारे में सोच के क्रम को बढ़ा सके, वो श्रवण चेतना है सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं देवाशीष जी? सर बिल्कुल, चेतना से तात्पर्य ये रहेगा कि चैतन्य रूप से, मतलब उनकी पहचान जो क्लियर हो, वो पहचान, उनकी भिन्नता, उनके समन्वय, जब वो जुड़ते हो आपस में तो उससे क्या उत्पादित होता है उसको समझना। जैसे एक ध्वनि को अकेले पहचानना, दो ध्वनियां अगर आगे पीछे या पीछे आगे जुड़ती हैं उनको पहचानना या समझना, और उनको जोड़ जोड़ के क्या बनता चला जाता है। इसी तरह से प्रिंट के विषय में भी जब अक्षर दिखते हैं तो आगे पीछे किस तरह से जुड़ते हैं, कैसा कनेक्शन बनता है, इसकी समझ डेवलप होना, यही समझ में आता है सर मुझे। नहीं, ठीक है। और कोई साथी? बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बाकी लोग भी मेरा ये कहना है बाकी साथी भी बोलें तो चले, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूँ कि बच्चा जब क्लास 1 में आता है तो मेरा एक निवेदन ये है कि आप पहला काम मौखिक भाषा पर शुरुआत करें, दूसरा काम प्रिंट चेतना पर शुरू करें। अब आपको लगेगा कि प्रिंट चेतना है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यदि अखबार में कोई चित्र देखता है बच्चा तो वो भी प्रिंट चेतना का एक पार्ट है, क्योंकि प्रिंट के प्रति चेतना जागरूक करना, जो प्रिंटिंग चीजें हैं उसके प्रति बच्चों को एकदम चैतन्य करना, चेतना शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, तो वो प्रिंट चेतना बहुत जरूरी है। तो प्रिंट चेतना में सबसे पहली बात तो ये है कि
बच्चों को चित्र देखने दें। नंबर 1, बच्चों को किताब के पन्ने पलटने के मौके दें। हम तो पन्ने पलटने के मौके ही नहीं देते। नंबर 3, बच्चों के जो चित्र है उनको चित्रों पर बातचीत करने का अवसर दें, है ना। उनको ये समझ में आए कि ये जो लिखा है उसका भी कोई अर्थ होता है, जो चित्र बना है उसका भी कोई अर्थ होता है। यदि इस तरह का वातावरण ये कट भी सकता है क्या? कटेगा तो देवाशीष जी, हेलो, हाँ सर, 40 मिनट में कटेगा? जी सर, 1 मिनट में कट जाएगा सर, हम लोग सभी पुनः जुड़ेंगे सर। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं फिर उस चीज को आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ। जी सर। तो वो कटने के बाद रखता हूँ, ये जुड़ने के बाद रखता हूँ। जी सर, बिल्कुल लोग बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो मूलभूत जो मुझे एक बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट लगा सर, मैं ये 1 मिनट का समय ले रहा हूँ। हाँ देवाशीष जी। बिल्कुल सर, मैं जो कह रहा था, जो मूल एक जो आपने प्रश्न कहा कि आखिर बच्चा खेलना क्यों सीखता चला जाता है, या साइकिल चलाने के सीखने के लिए उसके अंदर से वो कुतूहल, वो प्रेरणा कहाँ से आती है। उसी प्रकार जब हम शिक्षण या फिर साक्षरता के विषय को लेकर जब काम करते हैं, तो क्या हम वैसा कुतूहल उस बच्चे में जगा सकते हैं। तो आप जो बिंदु प्रिंट चेतना की चर्चा कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वह उन चीजों को बढ़िया से जोड़ती है, उनका उस समस्या का समाधान करती है। ये मैं अपनी ओर से कहना चाहता था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। तो देखें, बहुत अच्छी बात आपने की। तो प्रिंट चेतना में चित्र देखना, बच्चों को किताब देना, प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण करना, लिखित सामग्री का कुछ अर्थ होता है, यह भाव उनके अंदर डालना, चित्र की तरह शब्दों को भी जैसे हम चित्र पहचानते हैं। यदि आप एक बार मैं इसलिए आपके सामने कर दूं कि यदि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का फोटो लगा दें, तो बच्चा पहचान लेता है चित्रों के माध्यम से कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी हैं। उसी तरह से चित्र जिस तरह से पहचानता है, उसी तरह शब्दों को बच्चा पहचानने लगे, ऐसा वातावरण का निर्माण करना। मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब बच्चा फोटो में अपने पिता को पहचान सकता है, अपनी माँ को पहचान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, किताब में शब्दों को भी उसी तरह पहचान लेगा, ये समझना। तो ये मजबूत आधार बनाती है पढ़ने लिखने का। तो मैं बता दूं कि प्रिंट चेतना के अंतर्गत यह समझने का जो प्रयास है कि घर में अखबार को जब बड़े पलटते हैं, देखते हैं, लिखकर कोई काम करते हैं, और उनको इस तरह से एक वातावरण मिलता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी को बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, बीच में शब्दों के बीच में खाली जगह रखी जाती है। कुछ पृष्ठ पढ़ने के बाद हम पलटकर पृष्ठ को बाएं से ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये सारी चीज पहले बच्चों को समझ में आनी चाहिए, और उसके समझे बिना यदि हम सीधे बच्चों को ले जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, तो 1 मिनट चेतना के आयाम क्या क्या हैं? सर, 1 मिनट टोकूंगा। हाँ, सर बोलिए। सर, बहुत सुंदर मुझे एक विषय इसमें मतलब जुड़ रहा है कि बच्चों को जो अक्षर लिखे हैं, किताब में लिखे हैं, उनको दिखाकर उनसे यह भी पूछना चाहिए कि तुम्हें इसमें क्या दिखता है, उसमें क्या क्या उसे दिखता है, उसमें कितने यहाँ 2-4 अक्षर एक साथ दिखते हैं, यहाँ इन अक्षरों के बीच में यहाँ पे तो गैप दिखता है। इस तरह की परिकल्पना भी उनके अंदर हमको विकसित करनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। सर प्लीज आगे चले सर। बहुत बढ़िया, डेफिनेटली यही काम होना चाहिए। तो मेरा एक आग्रह है कि प्रिंट चेतना जो है वो बहुत जरूरी है। अब एक छोटी बात आपके सामने रख रहा हूं कि कक्षा को प्रिंट समृद्ध बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक आग्रह है कि ऐसे चार्ट या पोस्टर जिनसे बच्चों के भाषा विकास में कोई योगदान नहीं होता है, उन्हें लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। उनको मत लगाइए आप अपने स्कूलों में, अपनी कक्षाओं में। अब जैसे मैं थोड़ा सा बहुत
विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे नेताओं के, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं की हम तस्वीर लगा देते हैं। उन तस्वीरों को के नीचे बहुत कठिन भाषा में कुछ वाक्य लिखे होते हैं, श्लोक लिखे होते हैं, बहुत सारी चुप्तियां। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, पर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। हम ऐसा प्रिंट रिच वातावरण दें जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। मैं इसलिए कई बार जब मैं आता हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हमेशा कटु बात कह देता हूँ। अभी भी ये कटु ही बात है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बुरा भी लग जाए। तो मेरा ये कहना है, बच्चों को जो पसंद है, वो लंगड़ा कौवा की कहानी पसंद है, बच्चों को वो छोटा भीम पसंद है, छोटे भीम को देखता है। हम अपने कक्षा के भीतर ऐसी चीजों को क्यों नहीं लगाते? दूसरा, प्रिंट सामग्री बच्चों की आंखों के स्तर पर हो, बहुत ऊंचा मत हो। जब बहुत ऊंचा होता है तो बच्चों को देखने में बहुत गर्दन उठाना पड़ता है, उनको दर्द होता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मेरा एक कहना है कि बच्चों के खड़े होने के या थोड़ा सा उसके ऊंचाई में ही आप ऐसे पोस्टर लगाएं। जो लिखित पोस्टर लगा रहे हों उसके अक्षर बहुत छोटे ना हों। हमेशा याद रखिए। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 1 की जितनी भी किताबें हैं देश में, देख लीजिए, देश में कक्षा 1 की किताबों के अक्षर हमेशा बड़े रखे जाते हैं और कक्षा 5 की किताबों के अक्षर छोटे रखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप कभी कल्पना करके देखिए। इसलिए होता है कि आंख ही एक ऐसी चीज है जो 8 वर्ष तक विकसित होती है, बच्चों की 8 साल तक। तो इसलिए छोटे बच्चों को देखने में, उसकी गति के साथ काम करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमेशा बड़े अक्षर रखें। तो यदि जो आप पोस्टर लगा रहे हो तो उसको बड़े अक्षरों में रखें। किताबों को कभी भी अलमारी में बंद करके मत रखें। उनको बच्चों के पास ले जाएं, उनको देखने दें, चित्रों पर बातचीत करने का अवसर दें। बच्चों को अपनी मनपसंद किताबें छांटने का अवसर दें। यदि कोई चित्र देख रहा हो तो धीरे से बातचीत के अवसर में उसको परिवर्तित करें। ऐसा छोटा छोटा काम हम सब लोगों को करना पड़ेगा। अब एक शिक्षक यदि कक्षा के भीतर ध्वनि जागरूकता विकसित, ये तो प्रिंट चेतना की बात थी, अभी तक हम प्रिंट की चेतना को लेकर बात कर रहे थे, अब ध्वनि जागरूकता की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ ध्वनि जागरूकता का? कोई बताएंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, ध्वनि जागरूकता का क्या अर्थ हुआ? कोई साथी इसका अच्छा, उत्तर बताएंगे? किन्हीं के पास कुछ भी विचार हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी मैं आप सबके साथ सेशन किया था, उसमें भी मैं इस विषय पर बात किया था, पर उसको थोड़ा अलग तरीके से किया था। आज थोड़ा अलग तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, और नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। मैं बोलूं? अब बिल्कुल सर, आप ही बोले सर, थोड़ा नया। देखें, विषय लग रहा है तो बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं ना? सर मैं तो बोर नहीं हो रहा हूँ, बाकी साथी चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। यदि आप बोर हो रहे हैं तो लिख सकते हैं मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं, बहुत सुंदर सेशन चल रहा है सर, कंटिन्यू रहिएगा। और अपेक्षा है आपका पूछना सही है, क्योंकि साथी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। तो एक्चुअल में देखें, जब हम ध्वनि संबंधी चेतना की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी इकाइयों से शुरू करना होता है। ध्वनि की बात यदि करें तो एक छोटा का जो है एक ध्वनि है। मैं इसलिए ध्वनि चेतना की बात कर रहा हूँ, ध्वनि जागरूकता की बात कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाने के पहले ध्वनि जागरूकता पर काम करने की जरूरत है। तो हमको बड़ी इकाइयों से शुरू करना चाहिए। जैसे किसी वाक्य के शब्द पहचानना, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना और शब्द को शब्दांशों में तोड़ना।
जो शब्द है उसको शब्द के अंश में तोड़ना, जैसे क और ल, कल, तो दोनों को अलग अलग करना, शब्दांशों को तोड़ना। तो जागरूकता के लिए मैं बता दूं, यदि ध्वनि जागरूकता पर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। और हमको लगता है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ध्वनि जागरूकता प्रिंट, जिस तरह से प्रिंट चेतना, मौखिक भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रिंट चेतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसा ही ध्वनि जागरूकता विकसित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या क्या कर सकते हैं ध्वनि जागरूकता में? तो सबसे पहले तो बच्चों को कविता सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, और जो कविता सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, तो हम ऐसी कविता और गाना का चयन करें जिसमें कोई शब्द बार बार दोहराया गया हो, बार बार। जैसे धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। आपको लग रहा होगा ये धमक शब्द का क्यों यूज किया, एक्चुअल में ये ध्वनि जागरूकता के लिए उस शब्द का यूज किया जा रहा। अब इस चीज को आप समझिएगा कि धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, ऐसे बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगे हैं। एक चिड़िया बैठ डाल पर, चोंच किए नीचे पूंछ किए ऊपर, है ना, एक चिड़िया और आ गई, ऐसी बहुत सारी कविताएं हम सुनाते हैं। तो मेरा एक आग्रह है कि पहला आप ऐसी कविता का चयन करें जिस कविता में या जिस गाने में कोई शब्द या कोई ध्वनि बार बार आया हो, और वह शब्द और ध्वनि बच्चों को रोचक और मजेदार लगता हो। उस ध्वनि पर बातचीत हो जाए, उस ध्वनि को अलग अलग शब्दों में तोड़ लिया जाए, शब्दांश में तोड़ लिया जाए, उसको तोड़ने की प्रक्रिया करा दें, तो पढ़ना सीखने में काफी आसान हो जाता है। तो मेरा एक आग्रह ये है कि ध्वनि जागरूकता विकसित करने के लिए आप अपने कक्षा के भीतर पर्याप्त अवसर दें। अब दूसरा, मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास कराएं। जो मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द हैं, कोई एक आध टीचर बता सकता है कि ऐसा अभ्यास, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ हो, बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे शब्दों का अभ्यास कराएं। तो मेरा ये कहना है कि वो कैसे करा सकते हैं, तो चल जल घर, चल जल जिसमें ला शब्द लास्ट में आया है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, आपकी किताबों में भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनरली हम अपनी कक्षाओं के भीतर ऐसा नहीं कर पाते। तो मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास करवाएं। तीसरा, वाक्यों में शब्दों को गिनना। जैसे मान लिया जाए धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, इस कविता को आपने कर दिया, और इस कविता को करने के बाद धमक शब्द को क्योंकि बार बार आया है, तो उसको शब्दांशों में आपने तोड़ के धमक शब्द से परिचय करा दिया। अब बच्चों से कहें कि जैसा ये धमक शब्द आया है, हमारी कविता में कितने बार आया है, कोई गिन सकता है क्या? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मात्र ध्वनि जागरूकता नहीं है, उन वर्णों की ध्वनियों से उन वर्णों की आकृतियों को मस्तिष्क में डालने की प्रक्रिया है जो पढ़ना सीखने के लिए लगती है। तो आप उन शब्दों को गिनना सिखा दें, तो ध्वनि के प्रति बच्चा जागरूक हो जाएगा। शब्दों को शब्दांशों में तोड़ दें। शब्दांशों में कैसे तोड़ दें? जैसे मछली यदि आपने कहा, तो मछली को पूरा लिख दें, और उसके बाद उसी के नीचे मछली को अलग अलग लिख दें, म, छ और ला में बड़ी मात्रा लिख, थोड़ा दूर दूर करके लिख दें। अब जब आप ऐसा तोड़ेंगे तब क्या होगा? तब बहुत आप आश्चर्यचकित होंगे कि वो, मान लीजिए मछली है तो उसकी एक अलग ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के प्रति बच्चा जाने अनजाने जागरूक हो जाएगा, जाने अनजाने उसके अंदर वो जागरूकता पैदा होगी। और जब भी आप वर्णों को सिखाने के क्रम में आप आएंगे, तो ध्वनि जागरूकता
कहीं ना कहीं बच्चों को वर्ण सिखाने में मदद करती है। और जो स्वयं सीखने की प्रक्रिया, बार बार देवाशीष जी कह रहे हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, तो यही एक तरीका हो सकता है कि हम ध्वनि के प्रति बच्चों को जागरूक कर दें। तब बच्चा खुद बोलेगा साइकिल, तो वो अपने आप स निकालेगा, अपने आप स की ध्वनि से वो यदि विनोद जी ऐसा बोले तो वी को अलग ध्वनि के साथ जोड़ेगा, तो वो ध्वनियों के साथ खेलना शुरू करेगा और ध्वनियों के प्रति जागरूक होगा। तो ध्वनि जागरूकता का ऐसा छोटा छोटा काम कराएं। फिर शब्द की शुरुआती ध्वनि को पहचानना और उसे अलग करके बताना। तो मान लिया जाए आपने मछली लिखा, मान लिया जाए आपने कमल लिखा, तो शब्द का जो शुरुआती ध्वनि है उस शुरुआत मात्रा वाला भी है तो भी शुरुआती ध्वनि। मान लिया जाए यदि आपने देवाशीष जी लिख दिया तो दे शब्द का वो यूज करे, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, दे शब्द का यूज करो। देवाशीष जी आप अलग अलग लिख दीजिए, हम द की ही बात नहीं कर रहे हैं, दे की ही बात कर रहे हैं। तो प्रथम ध्वनि जो है, शब्द की शुरुआती जो ध्वनि है उसको पहचानना, उसके वर्ण को पहचानना और उसको अलग करके बताना। देवाशीष जी में दे है, विनोद जी में वी है, सुनील में सू है, निशा में नी है। आप इस तरह का अभ्यास करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मात्रा पढ़ा रहे हो, पर ध्वनि के प्रति आप जागरूक कर रहे हैं। तो ध्वनि के पहला मौखिक भाषा, दूसरा प्रिंट चेतना, यदि प्रिंट के प्रति बचने में आपने चेतना उत्पन्न कर दी, और तीसरा जो तरीका है वो ध्वनि जागरूकता। यदि आप ध्वनि जागरूकता के साथ काम करना शुरू कर दिए तो बच्चों को पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ बच्चे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तीसरा, अब शब्द की अंतिम अथवा बीच की ध्वनियों को पहचानना। अब देखिए, हमने शुरुआती ध्वनि की बात की, कुछ अभ्यास ऐसा कराइए कि शब्द की अंतिम ध्वनि और बीच की ध्वनि को भी पहचान ले। तो आप ऐसे शब्दों को खोज के लाइए जिन शब्दों को बोलने में बच्चे को बड़ा मजा आता है। अब जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, यदि इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अक्कड़ बक्कड़ का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ खेलने का जो आनंद है बच्चों को, वो भाषा सीखने के लिए प्रेरित कर देता है। तो मेरा एक आग्रह है, शब्दों की अंतिम और बीच की ध्वनियों को पहचानने का भी अवसर दें। फिर दूसरा, शब्दों की पहली ध्वनियों की अदला बदली करना भी सिखाएं। यदि देवाशीष की जगह मान लिए जाए के कर दिए तो क्या होगा? मान लिया जाए देवाशीष की जगह ले कर दिए तब क्या होगा? तो इसमें और मौखिक कराना है, कोई लिखित काम बिल्कुल नहीं कराना है। तो मेरा ये कहना है कि एक बार यदि आपने एक शब्द को वहां से हटाया और दूसरा लगाया तो स्वयं सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरा वर्ण अपने आप लगा देगा, चौथा वर्ण अपने आप लगा देगा, पांचवा वर्ण अपने आप लगा देगा, और सेल्फ लर्निंग की प्रक्रिया, सीखने को कैसे सीखना है इसकी आप शुरुआत कर देंगे। बार बार जो देवाशीष जी कह रहे हैं सीखने को कैसे सीखना है, तो मैं आज का जो पूरा चैप्टर आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं वो यही है कि हमको मौखिक भाषा से शुरू करना चाहिए, प्रिंट उत्पन्न करना चाहिए, सारे अभ्यासों का ध्वनि जागरूकता पर पर्याप्त काम करना चाहिए। और जब ध्वनि जागरूकता पर पर्याप्त काम कर लें तब उसके बाद आप पढ़ने लिखने पर आए। तो मेरा एक आग्रह है, तो ध्वनि जागरूकता पर आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो तुकबंदी वाली कविताएं अपने कक्षाओं में ला सकते हैं, एक जैसे तुक वाले शब्दों की कहानियां और कविताएं अपनी कक्षाओं में लाते हैं, वाक्यों में ऐसे तुक जो शब्द आते हैं उन शब्दों को गिनना सिखा सकते हैं, शब्दों के अंशों को अलग अलग तोड़कर प्रथम ध्वनि, अंतिम इनको और ध्वनियों को बदलना। यदि मछली में छ बीच में है
तो छ में मैं ज लगा दूं तब क्या होगा? बच्चा पढ़ना नहीं जानता, आप बताएं। ये देखो ये ज लग गया, तो इसके दो फायदे होते हैं कि छ और ज दोनों के का अंतर और समानता को बच्चा आत्मसात कर लेगा। तो जब आप उसको छ सिखा रहे होंगे, जाने अनजाने उन चीजों को ग्रहण कर रहा होगा, और जब ग्रहण कर रहा होगा तो सीखना तेजी के साथ हो रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि ध्वनि जागरूकता बहुत जरूरी है, और जितना बेहतर तरीके से आप ध्वनि जागरूकता पर काम करेंगे, उतना ही तेजी के साथ बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाएगा और सेल्फ लर्निंग भी करेगा। ये मैं सारे अभ्यास किसके लिए बता रहा हूँ? स्वयं सीखने के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको, क्योंकि देवाशीष जी ने 2 दिन पहले ही मुझसे कह दिया था, 3-4 दिन पहले, कि बच्चे सीखने को कैसे सीखते हैं। तो मछली में यदि छ की जगह आपने ज लगाया तो ऑटोमेटिकली छ और ज के में अंतर समानता कर लेगा। एक बार वो ज लगा के देखा, कुछ दूसरा चीज है, यदि मुकेश है तो शायद न लगा के भी देख ले, तो खुद से सीखना शुरू कर देगा। ल लगा के भी देख ले, ऐसा भी कर देगा। और जब ऐसा करना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ने के प्रति जागरूक होता चला जाएगा, और उसकी जो ध्वनि जागरूकता है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जब आप उसको डिकोडिंग के साथ ले जाएंगे, व्यवस्थित शिक्षण की तरफ ले जाएंगे, तो सेल्फ लर्नर हो जाएगा और तेजी के साथ सीख जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा। ये बहुत थोड़ा लंबे अभ्यास की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं, हम शिक्षा से जुड़े हुए जब लोग ऐसा बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे टीचर ऐसा कर नहीं पाते। हम ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जैसा हमको सिखाया गया होता है उसी तरह से हम अपनी आदत बनाते हैं और अपनी वैसा ही शिक्षण कर पाते हैं। सर तो एक बड़ी दिक्कत होती है। तो हाँ, बोलिए। सर मैं कह रहा था, मैं देख रहा हूँ गला आपका सूख रहा है, तो मैंने एक ब्रेक लिया है कि ध्वनि जागरूकता इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। कि जैसे बच्चे को म छ ली, म छ ल बड़ी की मात्रा या म छ ली भी सिखाया और बोला छ की जगह ज लगाना जरा, तो म ज ली हो जाता है। ज की जगह जरा ट लगाना, चलो ट लगा के देखते हैं कैसा होता है, तो म ट ली हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे खुद के छोटे बच्चे हैं, तो मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का काम करते हैं, या फिर जैसे आपने ये कहा कि किसी का नाम अगर देवेश है तो दे की जगह अगर हमने ले लगाने बोला, तो उसके बाद जो बच्चा उच्चारण करेगा, तो इस तरह का बच्चा खुद से फिर अपने दिमाग में खेल खेलने लग जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि बच्चा साइकिल सीखने के लिए क्यों छटपटाता है और पढ़ने के नाम से भागता है, तो डेफिनेटली हम पढ़ने को उतना रुचिकर नहीं बना पाते कहीं ना कहीं, जिसके चलते कि हम कठिनाई झेलते हैं। सर प्लीज। बहुत बढ़िया। बस यही मैं चाह रहा था कि यदि ये समझ विकसित हो गई ना, तो पढ़ना सीखना बहुत आसान हो जाएगा और हर बच्चा पढ़ना सीख सकता है। तो ध्वनि जागरूकता की बात हो गई। अब तीसरा जो अंतिम चरण है पड़ाव का, मैं वो आता हूँ जहां पर हमको बहुत जरूरी होता है कि हम चरणवार किस तरह से काम करते हैं। तो अब हमको डिकोडिंग की बात करना है। क्या है डिकोडिंग? अब आप सुनाइए भला, कोई बताएगा डिकोडिंग यानी क्या है? नहीं, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, तो चलिए मैं आपके सामने बताता हूं कि अक्षर और ध्वनि के संबंधों के ज्ञान को प्रयोग करके किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलने को डिकोडिंग कहा जाता है। अब उसकी यदि परिभाषा मैं आपके सामने रखूं तो किस तरह से होगा, देखिए मैं फिर से बता दूं। अक्षर ध्वनि के संबंधों के ज्ञान को प्रयोग करके किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलने को डिकोडिंग कहा जाता है। एक्चुअल में हम अपनी कक्षाओं में डिकोडिंग से ही पढ़ना सिखाने की शुरुआत करते हैं। तो
वो डिकोडिंग एक प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग से व्यवस्थित शिक्षण करने की बहुत जरूरी है। तो अलग अलग वर्ण, अक्षर, मात्रा आदि को और उनकी ध्वनियों को पहचानना डिकोडिंग है। ध्वनियों को आपस में जोड़ना डिकोडिंग है। पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करना, पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना, थोड़ा पानी दो, नहीं, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ समझना, ये सब डिकोडिंग है। किसी के मन में यदि कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो जरूर रखें, क्योंकि मैं आपके सामने इन सारी चीजों को रख रहा हूं। तो देखें, डिकोडिंग जब हम शिक्षण करते हैं व्यवस्थित तरीके से, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक साथ पूरी वर्णमाला याद न करवाकर वर्णमाला को कई समूहों में बांटकर हम काम करते हैं। किसी एक समूह में 4-6 वर्ण व 1-2 मात्राएं हो सकती हैं। बच्चों की बातचीत और पाठ्य पुस्तकों में लिखे पाठों में उपयोग होने वाले सामान्य शब्दों में जिन वर्णों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है, उसे पहले समूह में रखा जाता है। शुरुआत में कुछ ही चिन्ह, वर्ण, अक्षर सिखाए जाते हैं। उसका बहुत सारा अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चे इन चिन्हों और उनकी ध्वनियों को अच्छी तरह और तेज गति से पहचान सकें और शुरुआत से ही इन वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का काम शुरू कर सकें। कुछ वर्ण मात्रा समूहों पर काम करने के बाद बच्चों को छोटे छोटे वाक्य पढ़ने के लिए भी दिए जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह डिकोड करके पढ़ सकें। इस तरह डिकोडिंग सीखने और अर्थ समझने का संबंध शुरू में ही बन जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चे सरल शब्द और वाक्य लिखित रूप में पहचानने लगते हैं। एक वर्ण मात्रा समूह पर लगभग 4-5 सप्ताह तक उपर्युक्त काम करने के बाद नए वर्ण मात्रा समूह का काम शुरू किया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लूं। तो मेरा एक आग्रह क्या है, डिकोडिंग जो है, डिकोडिंग बच्चे के लिए व्यवस्थित शिक्षण की प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग में 3 चीजें हैं। पहला क्या है, वर्ण और अक्षर के चिन्ह और उससे निकलने वाली ध्वनि के बीच संबंध स्थापित करना, चिन्हों की ध्वनियों को जोड़ने से बना नया शब्द बोलना, वर्णों और शब्दों को बोलते हुए लिख पाना। ये 4 चीजें हैं जिससे डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं हम। एक्चुअल में हमारी कक्षा में डिकोडिंग पहले ही शुरू हो जाता है, पहले ही। हालांकि टीचर जानते नहीं है कि डिकोडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर वो वैसा करना शुरू कर देते हैं डिकोडिंग के। तो मैं आपको बता दूं कि डिकोडिंग के आप चरण क्या क्या हैं। तो डिकोडिंग के चरण ये हैं कि पहला चरण ये है कि ध्वनि जागरूकता का विकास करना, बच्चों में ध्वनियों के प्रति जागरूक करना, जिसको पहले हमने अभ्यास किया था, तब बच्चा डिकोडिंग की तरफ आएगा। दूसरा, वर्ण और अक्षर परिचय, चिन्हों की ध्वनि पहचानना। वर्ण और अक्षर, जैसे माँ एक चिन्ह है बच्चे के लिए, वो चिन्ह का ध्वनि कैसा निकलता है, इसको पहचानना। ध्वनियों को जोड़कर शब्द बोलना और शब्द पढ़ना, ये डिकोडिंग है ना। चौथा, स्वचालित शब्द पहचान की क्षमता का विकास करना, शब्द पहचान करना, है ना। ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे अभी देवाशीष जी बता रहे थे, मछली, तो बीच में ट लगा दिया, तो शब्द पहचान की क्षमता का विकास करना, वो भी डिकोडिंग की एक प्रक्रिया है। सुपरिचित अक्षरों वाले शब्द को पढ़ने का अभ्यास करना, तो ऐसा शब्द जो परिचित हो, ऐसे शब्द जो परिचित है, उस शब्द का अभ्यास करना, और कई शब्दों को दृश्य शब्द के रूप में पढ़ते हुए प्रवाह पूर्वक डिकोडिंग करना। तो मेरा एक आग्रह ये है, डिकोडिंग की पूरी प्रक्रिया में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वर्ण परिचय कैसे करा रहे हैं। तो वर्ण परिचय कराने का भी तरीका हो सकता है, तो उन तरीकों को
हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह डिकोडिंग सिखाने की शुरुआत है वर्ण परिचय। इसके पहले चरण में मौखिक भाषा और प्रिंट चेतना व ध्वनि जागरूकता पर जब हम कुछ कार्य कर चुके होते हैं, तब ध्वनि जागरूकता के साथ साथ वर्ण पहचान पर भी हमको कार्य करना होता है। और जब हम वर्ण पहचान पर काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे मैं छत्तीसगढ़ के पाठों को लेकर आपको बता रहा हूँ। शायद छत्तीसगढ़ का जो पहला पाठ है वर्ण प्रक्रिया को लेकर, उसमें गमला है या मछली है। तो परिचित जो शब्द है, मछली की ध्वनियों को तोड़कर जोड़कर दोनों तरीके से देखना। तोड़कर जोड़कर मतलब, मैं इसलिए तोड़कर जोड़कर बोल रहा हूँ कि मछली लिखा है तो जुड़ा हुआ है, और मछली को आपने अलग अलग कर दिया तो तोड़ दिया, फिर आपने मछली को एक साथ जोड़ दिया तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, पर एक्चुअल में बच्चे के लिए खेल भी हो जाता है और सीखना भी हो जाता है। तो तोड़ना और जोड़ना दोनों काम आप कक्षा के भीतर कराइए। जब आप ऐसा कराएंगे तो पहली ध्वनि म वर्ण का आप पहचान शुरू कर सकते हैं। म की ध्वनि से शुरू होने वाले और बहुत सारे शब्द पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से म पर आप गोला लगवा सकते हैं। पाठ उस पूरे किताब में म वर्ण जहां भी आया है, किसी दूसरे पृष्ठ में भी आया है, तो पेंसिल पर गोला लगवा सकते हैं, कंकड़ रखवा सकते हैं, पत्थर रखवा सकते हैं। ऐसा आप कोई ना कोई खेल करवा सकते हैं, और जब ऐसा कुछ कराते हैं तो बच्चा म वर्ण सीखते हुए चला जाता है। तो म वर्ण में दो चीजें हैं, म का जो एक आकृति है वो उसको पहचानना, और उस आकृति की ध्वनि कैसे निकलती है उसको पहचानना। जब दोनों के बीच बच्चा तालमेल स्थापित कर लेता है अपने दिमाग में कि ये माँ है और उसकी ध्वनि ऐसे निकलती है, आकृति और ध्वनि के साथ जब रिलेशन जोड़ लेता है, तो ये डिकोडिंग का पहला चरण बच्चा पूरा कर रहा होता है। और ऐसा हम सब लोग करते हैं, पर आज मैं सिर्फ सैद्धांतिक रूप से आप सबके सामने मोटी मोटी कुछ बात रखने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से हम पहला पूरा करते हैं। दूसरा, अक्षर अकेले स्वर या व्यंजन भी हो सकते हैं, और साथ ही व्यंजन और मात्रा का मेल भी। जैसे माँ ली, माँ अलग है और ली अलग है। तो जब भी हम अक्षर का प्रयोग वर्ण मात्रा के मेल के लिए करते हैं, तो शुरुआत में बच्चों के लिए मात्रा की अवधारणा समझना काफी कठिन होता है, क्योंकि जब हम अक्षर बोलते हैं और हमेशा मिश्रित ध्वनियों में ही बोलते हैं, और बच्चों के लिए सबसे छोटी ध्वनि पहचानना आसान नहीं होता है। तो इसलिए म, तो हमको यदि आपको बड़ी की मात्रा सिखाना है तो माँ की ध्वनि भी आप सिखाएं और ई की भी ध्वनि सिखाएं। हालांकि बच्चों को समझना बहुत कठिन होता है ये इस अवस्था में। तो मेरा एक निवेदन ये है कि मात्राओं को अलग से दिखाने के बजाय पूरे अक्षरों में सिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जब अक्षरों में आप मात्रा को सिखा रहे होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अंतर समानता करके सिखाया जाए तो और ज्यादा अच्छा है। अंतर समानता क्यों करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए एक शब्द आपने गा लिया, अब गा में आ की मात्रा यदि आपने लगा दिया, तो बच्चों को दो चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहिए कि पहला जो गा लिखा है उसमें और दूसरा गा में जो आ की मात्रा लिखा है उसमें दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। एक बार बच्चों के मस्तिष्क में आप जरूर डालिए, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो उसको गा को गा में सिर्फ ये गा लिखा हुआ है तो बच्चा बता सकता है कि इसमें सर एक लाइन लगा है। तो जैसे ही एक लाइन लगा है बोला, तो आप उत्कार बोलिए कि गा और गा। जैसे ही गा आपने कहा तो आपका मुंह खुला और बच्चे को दिखाइए अपना मुंह कि देखिए मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ। तो जब आप मुंह दिखाएंगे तो गा आ की मात्रा जैसे ही बच्चा मुंह खोलेगा तो वो दोनों चीज अपने मस्तिष्क में डालेगा, छोटा गा कैसा होता है और बड़ा गा कैसा होता है। वो आकृति और ध्वनि दोनों को एक साथ ग्रहण करेगा। तो आकृति और ध्वनियों को हम दूसरे
यानी अक्षर और उसमें वर्ण लगाना, वर्ण के साथ मात्रा लगाना, मात्रा लगाकर उसकी ध्वनि में अंतर कराना और जो लिखा है उसमें भी अंतर कराना जब हम सिखा रहे होते हैं तो डिकोडिंग का दूसरा चरण पूरा कर रहे होते हैं। तो दूसरा चरण हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब जब आप कुछ मात्रा सिखा रहे होते हैं तो धीरे धीरे उन शब्दों को दो शब्दों को एक साथ जोड़ दीजिए और एक साथ जोड़ने के बाद कुछ उच्चारण करिए, 2 बार 3 बार 4 बार उच्चारण करके दिखाइए, है ना। क्योंकि बच्चे तो धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। फिर जो बच्चा वर्ण जाना है, उस जो मान लिया जाए माँ पहचान लिया है, तो अब उससे खुद कहिए कि माँ में यदि मैं आ की मात्रा लगाया तब कैसा उच्चारण होगा, तो खुद बता देगा। यदि जा में मैं आ की मात्रा लगाया तब कैसा उच्चारण होगा, वो खुद बता देगा। यदि गा में मैं आ की मात्रा लगाया तब कैसा होगा। तो इस तरह से मात्राओं में अंतर समानता करना सिखाइए। डिकोडिंग की भी एक प्रक्रिया है। हमेशा छोटे ई और बड़े ई को एक साथ सिखाना चाहिए। छोटे ई और बड़े ई को इसलिए एक साथ सिखाना चाहिए, आप अलग अलग सिखाएंगे तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। 2 मात्रा एक साथ, छोटे ई इधर से लगा, बड़े ई इधर से लगा। छोटे ई बोलते समय हमारी ध्वनि कैसी निकलती है, बड़ी ई बोलते समय हमारी ध्वनि में क्या अंतर आता है। तो ये पहले से यदि अभ्यास करके रखेंगे, ध्वनि जागरूकता और मौखिक भाषा का अभ्यास करके रखेंगे, तो डिकोडिंग का व्यवस्थित चरण बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से आप जब डिकोडिंग कर लें और बच्चा कुछ वर्ण पहचान ले, तो फिर कुछ अक्षर और कुछ वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाइए। ये डिकोडिंग है आपके सामने जो सब मैं रख रहा हूं। तो जैसे मान लिया जाए उसने ग म र और न 4 शब्द 4 वर्ण सीख लिया है, तो यदि 4 वर्ण सीख लिया है तो ग और म को जोड़ दीजिए। तो उसको जोड़ने का भी अभ्यास थोड़ा सा जल्दी कराइए। ग एक आ अलग है और म, तो खट से बोलिए, दोनों को जल्दी पढ़े तो गम। दूसरा न सीख गया है तो म लगा दीजिए तो नम, तेजी के साथ पढ़े। र सीख गया तो रन, 2 वर्ण। फिर उसके बाद इन्हीं 3 वर्णों से, जैसे ग म र न है तो ग र और म 3 को जोड़िए और 3 को पढ़ के सिखाइए। डिकोडिंग करिए तो 3 को पढ़ के सिखाइए। तो इस तरह से हमको वर्णों का डिकोडिंग करने की प्रक्रिया करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे पढ़ना सीखने के प्रति जागरूक होता जाएगा। और कुछ शब्द आपको सिखाना पड़ेगा और आप ऐसा चुनौतीपूर्ण अभ्यास दीजिए, ऐसा कुछ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण कीजिए कि बच्चा बाकी वर्णों के प्रति खुद प्रयास करना सीखे और स्वयं से सीखने की प्रक्रिया में आ जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। तो देवाशीष जी, मेरी बात इतनी ही है मैं आज अपनी इतनी ही बात रखता हूँ, बाकी आपको ये मंच में सौंपता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, मतलब इतनी बात नहीं, आपने जैसे आंखें खोल दी हैं कि ग के साथ जब मात्रा को भी साथ में जोड़ा जाए, ग और गा को एक साथ जब बोला जाए तो बच्चे को मुंह कैसा बनता है वह भी अगर दिखाया जाए, या आवाज कहाँ से निकलती है इसकी भी परिकल्पना का प्रयास भी किया जाए। हो सकता है बच्चा उसको बहुत कैच नहीं करे, लेकिन बच्चा उन अंतरों को जरूर देखेगा, उसके दिमाग में इम्प्रिंट सारी चीजें होती हैं। तो मौखिक भाषा, उसके बाद प्रिंट चेतना और उसके बाद ध्वनि चेतना या ध्वनि जागरूकता, तो इन तीनों विषयों को मुझे लगता है सभी साथियों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं 1 मिनट के लिए बस ये एक धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारे साथ एक प्राचार्य महोदय, रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का मध्य विद्यालय के प्राचार्य शेखर झा सर भी जुड़े हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि एक बार हमारे प्रशिक्षण से जुड़िए। और शेखर सर, आप सुन पा रहे हैं? लगता है शेखर सर नहीं सुन पा रहे हैं हमें, बट शेखर सर जुड़े हुए हैं और वो जुड़े, काफी अच्छा लगा। और बाकी साथियों को भी मुझे लगता है कि सर ने जो विषय बताया उनको उन्होंने गंभीरता से समझा होगा और उस पर वो अपनी रणनीति स्वयं बनाएंगे और उस पर काम करेंगे।
तो हो सकता है कि एक दिन जैसे साइकिल चलाने में बच्चे को आनंद आता है, वैसे ही पढ़ने में सीखने में भी आनंद आने लग जाए। और जिस दिन, ध्यान मानिए, मतलब स्वीकार कीजिए कि जिस दिन बच्चा स्वयं सीखने लग गया, हमारा आपका काम आधा चौथाई होके रह जाएगा। तो हमें सारा प्रयास यह करना है कि सारी चीजों को आप ऐसी समस्याएं लाइए कि आखिर हम बच्चे को ये चीज सीखना कैसे सिखाएं। आप यह प्रश्न कीजिए कि बच्चे को ये चीज सीखना कैसे सिखाएं। जब आप यह प्रश्न करेंगे तो हमारे गुरुजन सुनील मिश्रा सर हैं, हमारे साथ शेखर सर है। शेखर सर, आप जुड़ पा रहे हैं? हमारे पास 1 मिनट का समय बचा है। जी जी, मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुनील मिश्रा सर हैं, एनसीईआरटी और आपको भी एससीईआरटी बहुत के धन्यवाद। ट्रेनर हैं। जी सर। हाँ, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। जी जी जी। जी बिल्कुल सर, तो मैं आप दोनों गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सुनील सर हमारे बहुत ही, मतलब सर, कई विषयों में इतना लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं, और लीडिंग ट्रेनर हैं। आप लोग ज्यादा तकनीकी रूप से जानते होंगे क्या होता है, लेकिन मैं